हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम एकेडमी। और आज हम एमपी पुलिस और एनटीपीसी टारगेट बैच का फोर्थ मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। और ये मॉक टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए। और इससे पहले अगर आपने पहला, दूसरा और तीसरा मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं तो प्ले लिस्ट में सभी वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं वर्ड है ना, इसको ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में, क्योंकि गलत हो सकता है यहीं से। तो देखिए, एक तो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, दूसरे वसा में घुलनशील होते हैं। तो जो वसा में नहीं है वो उनको बताना। तो देखिए, तो हम ये इतने विटामिन है सभी को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, कुछ विटामिन है, 4 विटामिन को मैंने लिख लिया। दाक, ठीक है, दाक मीन्स होता है मुनक्का। ठीक है, दाक को अगर पानी में डाल दिया जाए तो वो फूल जाती है। ठीक है, सिर्फ फूलती है, वो घुलती नहीं है। तो DAKE ये सब क्या है, वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। अब बचे कौन से विटामिन है, ठीक है, BC बचे। ठीक है, BC को हमने लिखा लिखा बिसलेरी। ठीक है, जो बिसलेरी की बोतल आती है, ठीक है, बिसलेरी की बोतल आती है, उसमें BC ये जल में घुलनशील है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो दाग है ना, बस DAKE ये सब वसा में घुलनशील हैं। ठीक है, तो इससे यहाँ पर जो बचे हुए रहेंगे वो पानी में घुलनशील हो जाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइंस के पितामह या जनक किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर बताना है, तो कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलन ट्यूरिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गलती क्या हो जाती है। अभी हमें पता है कि कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज होते हैं, लेकिन यहाँ पर साइंस भी लगा है साथ में। तो देखिए, लैरी पेज और सर्गी ब्रेन है, गूगल के संस्थापक हैं। ठीक है, ठीक है जी, सर्च इंजन है गूगल। चार्ल्स बेबेज को क्या कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ठीक है, ये टॉमलिसन ने किसकी खोज की थी, इन्होंने ईमेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है ना, जिससे हम मेल करते हैं ना, ईमेल की खोज की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सही आंसर है DPI, फुल फॉर्म डॉट प्रति इंच। ठीक है, डॉट पर इंच होती है। अब देखिए, CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये भी सही है। ठीक है, रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, और रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन दोनों मेमोरी में क्या है, जो रोम है ना वो परमानेंट मेमोरी होती है, और ये, ठीक है, परमानेंट नहीं है, लाइट जाने पर जो डेटा रहता है इरेज हो जाता है। ठीक है, सूखी या शुष्क बर्फ क्या है। ठीक है, शुष्क बर्फ को हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। खाने का सोडा का सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए, जैसे आप उन खाना खाने जाते हैं किसी के पास, खाना खाने के बाद कहते हैं बाय बाय। ठीक है, बाई लगा हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाई है, बाई कार्बोनेट, या बाई मतलब बाय। ठीक है, खाना खाने के बाद कहते हैं बाय। ठीक है, बाय बाय जा रहे हैं खाना खाने के बाद। देखिए, धोने का सोडा, तो रासायनिक सूत्र क्या है, तो धोने का है Na2CO3.10H2O। अब देखिए, कपड़े धोना है, ये सब धोना पड़ता है ना, तो क्या है, पानी की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। तो देखो, कम से कम 10 बाल्टी की ज़रूरत पड़ती है धोने, कपड़ा धोने का सोडा है ना, साबुन वगैरह। तो यहाँ पर 10H2O लगा है ना, 10 बाल्टी, कम पानी कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 10H2O, तो 10 और जोड़ देते हैं इसमें। ठीक है, H हटा के। तो इस प्रकार से इनको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार जीवन में सफलता मिल सकती है। देखिए, ये NTPC में नहीं आए अभिरुचि के क्वेश्चन, लेकिन MP प्लस वगैरह और ये प्लस वगैरह एग्जाम में आते हैं। आपका C, मेहनत और आत्मविश्वास से। ठीक है, एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारों से सदैव करना चाहिए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उचित व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरना किसकी रचना है। झरना, इसका सही आंसर हो जाएगा C हो जाएगा, झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है। और देखिए, ठीक है, कामायनी, ठीक है,
कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, तितली जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। तो इन मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, भारत भारती, ठीक है, पंचवटी, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, ठीक है, यशोधरा, ये मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है। और कालिदास की कौन सी प्रसिद्ध रचना है? अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, मेघदूतम, ये कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। और देखिए धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचना कौन कौन सी है? गुनाहों का देवता, ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा, चांद और टूटे हुए लोग, ठीक है, ये धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कभी तत्काल कविता कहने में कुशल हो उसे क्या कहते हैं? ये आंसर हो जाएगा आंसू कवि, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? आंसू कवि बोलते हैं जो तत्काल कविता बनाने या कहने में सक्षम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत फांसी की सजा को माफ करते हैं? अनुच्छेद 72, ठीक है, 72। तो देखिए कि इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए जब किसी को फांसी दी जाती है तो वो हर किसी के पास गुहार लगाता है, ठीक है, कि मुझे कोई तो मतलब मुझे साथ दो, साथ दो, ठीक है, साथ दो, अरे कोई तो मेरा साथ दो। तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है कि राष्ट्रपति जी आप ही मेरा साथ दो। तो सात ये हो जाएगा और दो ये हो जाएगा, ठीक है, सात दो, ठीक है, साथ दो मुझे बचा लो, ठीक है। इस प्रकार से आर्टिकल 148 में सीएजी का शपथ का वर्णन है, ठीक है। सीएजी कौन होता है? सीएजी की फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है। सीएजी को जो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति दिलाते हैं, इनकी शपथ का वर्णन 148 आर्टिकल में है, ठीक है। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, देखिए तो सी से देखो, देखिए सी इंग्लिश में सी को तीसरे नंबर पर लिखा जाता है, ठीक है, और ए को पहले नंबर पर लिखा जाता है और जी को जी से अपना सात आ जाता है, ठीक है, सात आ जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए एक को पहले नंबर पर ले आए और देखिए 3 में एक जोड़ दिया तो 4 हो गया और 7 में एक जोड़ दिया तो 8 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से 148। और देखिए आर्टिकल 1 में, ठीक है, आर्टिकल 1 तहत क्या करता है सीएजी, क्या करता है भारत का सीएजी क्या करता है? जितनी जो सरकार रहती है जो रुपए खर्च करती है ना, उन सब की निगरानी करता है, सभी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है, ठीक है, जो खर्चे होते हैं उनकी रिपोर्ट प्रदर्शित करता है। और देखिए और राज्य सरकार, देखिए राज्य सरकार के सभी खर्चे जो भी खर्च करती है उन सभी की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, ठीक है। ये इसमें आर्टिकल 151 में उनके कार्यों के सीएजी की कार्यों के बारे में वर्णन किया गया है। और देखिए आर्टिकल 54 में क्या है? तो देखिए 5-4 है ना। तो देखिए जब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो राष्ट्रपति क्या गया प्रचार करने जाते हैं। देखिए 5-4 मतलब 5-4 होता है, प्रचार होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में आर्टिकल 54 में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सितार, ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? सितार है, सबसे पुराना वाद्य यंत्र सितार है। और देखिए भारत के प्रसिद्ध सितार वादक हैं कौन कौन से हैं? सितार वादक हैं पंडित रविशंकर प्रसाद, दूसरे हैं विलायत खां, ठीक है, सितार वादक हैं विलायत खां, और तीसरे हैं निखिल बनर्जी, ठीक है। ये क्या है? सितार बजाते हैं जो इम्पोर्टेंट है। और क्या है? देखिए बांसुरी बजाते हैं। तो देखिए बांसुरी बजाते एक हरि प्रसाद चौरसिया। तो देखो हरि कृष्ण भगवान बजाते थे ना, उनको भी हरि बोलते हैं, तो इस प्रकार से आप कनेक्ट कर सकते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया क्या बांसुरी बजाते हैं, ठीक है। पन्ना लाल घोष ये भी बांसुरी बजाते हैं और रानू मजुमदार भी बांसुरी बजाते हैं। अब देखिए तबला कौन कौन बजाते हैं? तबला बजाते हैं अपने जाकिर हुसैन, ठीक है, अल्लाह रखा खां ये भी तबला बजाते हैं, और गुदई महाराज, ठीक है, ये भी तबला बजाते हैं। शहनाई कौन कौन बजाते हैं? देखिए शहनाई बजाते हैं अपनी बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बताना है आपको। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। अगर देखिए एशिया की जगह अगर ये पूछ लिया जाए कि यहाँ पे विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, वो है एम्स्टर्डम, ठीक है। इसका सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज एम्स्टर्डम, इसकी स्थापना हुई थी 1602 में हुई थी, ठीक है। निरामिस का विलोम शब्द क्या है? तो निरामिस का विलोम शब्द सामिस है, ठीक है। क्या है? सामिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति द्वारा कौन सी तरंगें सुनी जा सकती हैं? ठीक है, इसका सही आंसर है श्रव्य तरंगे, ठीक है। देखिए, और आश्रव तरंगे हैं, ठीक है। इनकी तरंग दैर्घ्य रहती है 0 हर्ट्ज से, ठीक है, 20 हर्ट्ज तक रहती है, ठीक है। ठीक है, इनकी आवृत्ति क्या रहती है? 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक रहती है। और श्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति रहती है 20 हर्ट्ज से 20,000 तक इनकी तरंग दैर्घ्य रहती है। और देखिए, ठीक है, इनकी तरंग दैर्घ्य जो रहती है 20,000 से, ठीक है, 20,000 से ऊपर रहती है, ठीक है, ज़्यादा रहती है इनकी तरंगें। और इन तरंगों को कौन सुन सकता है? कुत्ते सुन सकते हैं, बिल्ली सुन सकते हैं, चमगादड़ सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, पाहु पर्यायवाची क्या है? तो देखिए, इसका सही आंसर है फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ये कैलेंडर से है। यदि 2 मई 2020 को शुक्रवार है, तब 28 मई 2020 को कौन सा बार होगा? तो देखिए, सेम मंथ तो सेम ईयर वाला है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, 2 मई को क्या है? शुक्रवार है, ठीक है, फ्राइडे। तो देखिए, मई और वर्ष तो देखो सेम है इसमें, तो इनको दोनों को छोड़ देते हैं। तो क्या है तारीख? क्या है? देखिए, 28 में से हम क्या, ठीक है, दो दो घटा देंगे, तो 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 26 बचेगा। अब देखिए, दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। देखो, 7 का भाग देंगे तो एक्स्ट्रा डे हमारे रहते हैं, वो निकल आते हैं, ठीक है। मतलब कितने एक्स्ट्रा डे बचेंगे? तो देखिए, 7×3 = 21 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 21 हो जाएगा। और ये 26 है, तो 5 एक्स्ट्रा डे बचेंगे। कितनी? 5, ठीक है। तो देखिए, पहले क्या था? 2 मई को क्या शुक्रवार था, ठीक है, शुक्रवार था। तो शुक्रवार में अगर हम +5 जोड़ देंगे, शुक्रवार में +5 जोड़ेंगे तो देखो, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे बुधवार आएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? बुधवार हो जाएगा। तो यहाँ पे 28 मई को क्या आ जाएगा? क्या कौन सा वार होगा? ठीक है, वो होगा अपना बुधवार। तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पुत्र के पिता की इकलौती पुत्र वधू है, तब उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? अब देख, ठीक है, रक्त संबंध से है ये क्वेश्चन। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एक इनडायरेक्ट बनता है, तो ये डायरेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या है? देखिए, जो व्यक्ति कह रहा है, ठीक है, किससे? महिला से इशारा करते हुए कह रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखो करने से पहले क्या करते हैं हम? इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ से देखिए नंबरिंग होगी यहाँ पे। तो वो क्या कह रहा है? देखिए, मेरे, वह है मेरे, जो देखो व्यक्ति कह रहा है उस महिला से कह रहा है, वह है कौन? मेरे। तो एक देखो मेरे है, जो उसको जो व्यक्ति है खुद अब वो बता रहा है अपने बारे में, मेरे, ठीक है। तो 1 नंबर दे देंगे और पुत्र को 2 नंबर दे देंगे। और देखिए, पिता है जी, यहाँ पे पिता को 3 नंबर दे देंगे। और इसके पिता के पिता को हम 4 नंबर दे देंगे। और इकलौती पुत्र वधू है, इसको हम 5 नंबर दे देंगे। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में, डायरेक्ट वाले क्वेश्चनों में जो बात कर रहा है पहले हम उसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कौन बता रहा है? व्यक्ति बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? महिला के। तो मैं व्यक्ति से हम स्टार्ट करेंगे और महिला पर हम ख़त्म करेंगे। तो देखिए, व्यक्ति को हम एक, ठीक है, त्रिभुज में लिख लेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है? देखिए, वो है, ठीक है, व्यक्ति, तो वो है मेरे, मतलब व्यक्ति खुद कह रहा है, ठीक है, मैन, ठीक है, मैन मतलब पहला, ठीक है, मैन है जी, पहला लिख लिया हमने, पहला। वो है मेरे पुत्र, तो जब इस व्यक्ति का जब पुत्र बनेगा तो वो नीचे बनेगा, ठीक है, पुत्र। तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा मेरे पुत्र, ठीक है।
पुत्र के पिता, इस जो पुत्र है ना, जो पुत्र है ना, इसके पिता मतलब ये खुद हो जाएगा, तो ये पुत्र के पिता, पिता मतलब खुद ये पिता है, तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, 1 और 3 एक साथ में आ जाएंगे। पिता, पिता के पिता, अब इसका भी पिता है ऊपर, तो ये पिता हमने त्रिभुज में बना दिया यहाँ पे, ठीक है, 4 नंबर बना दिया। अब देखो, पिता की इकलौती पुत्र वधू है, मतलब जो जो इस ये पिता है ना, इसकी इकलौती पुत्र वधू, पुत्र वधू होता है मतलब, ठीक है, लड़के की वाइफ, ठीक है, तो यहाँ पे पुत्र वधू मतलब 5 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमने गोला में बना दिया ये, क्योंकि ये, ठीक है, स्त्री है, तो यहाँ पे गोला में बना दिया। प्लस इसलिए लगा दिया कि यहाँ पे ये वाइफ है इसकी, ठीक है, अगर यहाँ पे वाइफ नहीं होती, बहन होती है, भैया होता, तो यहाँ पे प्लस नहीं लगाते, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे ये हमारा डायग्राम बन गया। तो ये कौन है, ठीक है, ये वुमेन है, औरत है, ठीक है। अब उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो देखो, महिला का बताना है, व्यक्ति से क्या संबंध है, तो जो महिला का व्यक्ति कौन है, महिला का, तो महिला का उस व्यक्ति से, किससे, व्यक्ति से, तो महिला का जो व्यक्ति से संबंध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पति का हो जाएगा, ठीक है, जो पति है, ठीक है, महिला का कौन है, व्यक्ति, पति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 5:10 पर कितनी डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए, ये घड़ी का क्वेश्चन है, तो कोण वाले, देखिए, तो कोण वाले में देखिए क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है इसमें घड़ी के में, तो क्या है, देखिए, इसका कोण वाले का फॉर्मूला होगा 60H, ठीक है, -11m/2, ठीक है। अब देखिए, ये टाइमिंग दिया है 5:10, तो देखो, ये तो घंटे दिया है, तो 5 घंटे हो गया, और ये कितने मिनट है, ठीक है, 10 मिनट है, तो डायरेक्ट यहाँ पे मान रख दो, ठीक है। तो एच का मान कितना है, देखिए यहाँ पे 60 × 5 -11 इंटू, ठीक है, एम का मान कितना है, ठीक है, 10 है, बटे क्या है, 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, माइनस क्या है, 110 हो जाएगा, बटे क्या है, 2 हो जाएगा, तो घटने पर ये क्या है, 190 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, तो 190 में जब भाग देंगे तो यहाँ पे 95 डिग्री बनेगा। तो देखिए, एक कोण तो 95 डिग्री है, देखिए ये घड़ी है, ठीक है, ये यहाँ पे तो 5:30 बज रहा है, 5 बजकर कितना बज रहा है, 5 बजकर मान लीजिए यहाँ पे 10 मिनट बजे, ठीक है, तो ठीक है, तो 5 कहाँ पे बजेंगे, देखिए यहाँ पे बजेंगे, कहीं पे 5 है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये घड़ी है, यहाँ पे ये 3 है, ये 4 बज रहे होंगे, तो ये 5 बज रहे होंगे, तो 5 बजकर कितना है, ठीक है, 5:10 है, इस प्रकार से बज रहे होंगे। तो इनके देखिए, घड़ी में 2 कोण बनते हैं, एक तो एक अंदर वाला कोण बनता है, तो ये हमने 95 डिग्री निकाली है, एक बाहर वाला, तो यहाँ से इसके बीच में देखिए, अगर पूरा घूम जाता था घड़ी की एक, तो यहाँ पे ये 360 डिग्री बनता है। देखो, एक कोण निकाली हमने 95, तो 360 में से अगर 95 घटा देंगे तो ये बाह्य कोण निकल आएगा कि नहीं, ये वाला कोण, तो देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो 265 बचेगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर बाह्य कोण आ गया इसका 265, तो दोनों कोण पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की दोनों सुइयाँ 24 घंटे में कितनी बार एक साथ मिलती हैं। देखिए, घड़ी में 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें एक साथ का मिलना मतलब होता है दोनों एक साथ, घंटे और मिनट वाली सुई दोनों एक साथ हों, ठीक है, ये क्या एक साथ हों, ठीक है, एक ही दिशा में हो, और एक दूसरी घंटे और मिनट वाली सुई है क्या है, दोनों विपरीत हों, ठीक है, तो मतलब ये तो जीरो, जब एक साथ में रहती तो 0 डिग्री का कोण बनाती हैं, और जब विपरीत रहती हैं तो 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, ठीक है। तो देखिए, जब देखो घड़ी में क्या रहता है, देखिए इस प्रकार से, ये यहाँ पे टाइमिंग हम इसको इस प्रकार से ये घड़ी रहती है। अब देखिए, जो घड़ी रहती है, तो आप देखना, अब कांटे वाली घड़ी में क्या रहता है, देखिए, तो 1 घंटे में क्या घड़ी, एक देखो 1 घंटे में दोनों, जैसे मान लीजिए 1 और 12 और 1 के बीच में मैं ले लेता हूँ, 12 और 1 के बीच में दोनों सुइयाँ ये साथ में एक बार आती हैं, ठीक है, एक बार साथ में आती हैं, ठीक है, तो देखिए, एक घंटे में एक बार साथ में रहेंगी, ठीक है, तो 12 घंटे में कितनी रहेंगी, 12 बार, ठीक है, 12 बार। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसमें अपवाद क्या है, 11 और 1 के बीच में, ठीक है, 11 और 1 के बीच में घंटे और मिनट वाली सुई सिर्फ एक बार साथ में रहती हैं, तो मतलब रहना चाहिए 12 घंटे में 12 बार,
लेकिन ये गलत है, 12 बार नहीं 11 बार रहती है, ठीक है। कितनी बार रहती हैं? 11 बार रहती हैं। तो 12 घंटे में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक अपवाद है, 11 और 1 के बीच में सिर्फ दोनों घड़ियाँ, दोनों सुइयाँ एक बार ही मिलती हैं, एक बार ही एक बार साथ में रहती हैं। तो देखो 12 घंटे में कितनी बार साथ में रहेंगी? 11 बार। तो यहाँ पे देखो 24 घंटे में निकालना है, तो देखिए 2 से इधर गुणा कर दो, 2 से इधर गुणा कर दो, तो 24 घंटे में कितनी बार रहेंगी? 22 बार साथ में रहेंगी, ठीक है। तो ये आंसर अपना कैसे हो जाएगा? 22 बार रहेगा। अगर ये पूछ लेता कि यहाँ पे दोनों सुइयाँ विपरीत कितनी रहेंगी, ठीक है, विपरीत दोनों सुइयाँ, ठीक है, विपरीत कितनी बार मिलेंगी 24 घंटे में, तो यही सही आंसर इसका 22 बार हो जाएगा, विपरीत का भी, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, विपरीत में भी, ठीक है, 22 बार ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 0.002 243/2/5 का मान कितना होगा? तो देखिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इधर दशमलव कितनी संख्या बाद लगा है? 5 संख्या बाद लगा है, 1 2 3 4 5। तो देखिए 243, दशमलव को हटाएंगे तो ये नीचे क्या हो जाएगा? 5 जीरो हो जाएगा, कि होल घात कितना है? 2/5 है कि 243। तो यहाँ पे 3 की घात 5 होता है, 243 कितना होता है? 3 की घात 5 होता है। नीचे क्या है? 10 की घात 5 जीरो है, तो 10 की घात 5 जीरो लिख लिया आपने, ठीक है। और ये 2/5 है। अब देखिए इस 2 तो 3 की घात 5, अब दिन को 3/10 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 की घात का घात आपस में गुणा हो जाएगा, 2/5, ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3/10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर जब खोलेंगे तो 9 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो जब 100 का भाग देंगे तो 0.0, ठीक है, दशमलव, ये 0.9 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कोई व्यक्ति अपनी टेबल को यदि 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है, तो उसे 25% का लाभ कमाने के लिए उस टेबल को कितने में बेचना होगा? तो देखिए ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। तो देखिए 25% को कैसे लिख सकते हैं? 25/100 मतलब 25 चौको 100, 1/4 लिखते हैं, ठीक है। देखिए जो नीचे रहती है ना, वो कॉस्ट प्राइस दी रहती है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस अनुपात में। ऊपर जो दिया रहता है हानि या लाभ दिया जाता है, ठीक है, लॉस या प्रॉफिट दिया रहता है। तो देखिए तो क्या कह रहा है वो, उसको 25% क्या होती है? उसको हानि होती है। तो देखिए तो यहाँ से नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे क्या है? 4 है, हानि हुई 4 से कितना हो गया? 3 हो गया। ऊपर जो रहती है संख्या घटा देते हैं नीचे वाली संख्या में, 4 में से 1 घटा दिया तो 3 बचा। तो ये हो गई अपनी कॉस्ट प्राइस और ये हो गई अपनी सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखिए तो क्या है, जब हानि हुई थी तब उसने कितने में बेचा था? 720 रुपये में बेचा था। तो 720 रुपये में देखो 3 अनुपात बराबर हो जाएगा 720। तो देखो 3 का जब भाग देंगे इसमें 720 में, तो क्या 1 बचेगा? यहाँ पे 3 का भाग देंगे, यहाँ पे देखो 720/3, तो कितना आ बचेगा? यहाँ पे दूनी 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 240 बचेगा। 1 अनुपात बराबर कितना आ गया? यहाँ पे 240 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे 1 अनुपात निकाल लिया। अब वो कह रहा है 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? तो देखिए तो यहाँ पे नीचे कॉस्ट प्राइस तो हमारी 4 ही दी है, ठीक है, 4 दी है। अब लाभ कमाना है, लाभ मतलब जो, अब देखो लाभ कमाना है तो एक जोड़ देंगे। अभी क्या लॉस हुआ था तो घटा दिया, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये ओपनिंग हो जाएगी कॉस्ट प्राइस और ये हो जाएगी सेलिंग प्राइस। तो देखिए तो यहाँ पे 1 अनुपात बराबर है, हमने 240 निकाल लिया, तो यहाँ पे 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 240 का इसमें गुणा कर देंगे। जब 5 का इसमें दो तो कितना हो जाएगा? 0 को 0, 4 5 20, 5 दूनी 10 और 2 12। तो हमारा तो उसको क्या है 25% का लाभ कमाने के लिए उस टेबल को 1200 रुपये में बेचना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कोई धनराशि एक निश्चित ब्याज दर से 20 वर्षों में स्वयं का 6 गुना हो जाती है, तब ब्याज दर बताइए, ठीक है। तो देखिए जब मूलधन में, ठीक है, मूलधन रहता है, जब प्रिंसिपल रहता है, मूलधन में जब ब्याज जोड़ देते हैं, ठीक है, क्या ब्याज जोड़ देते तो क्या मिश्र धन बन जाता है कि नहीं? मिश्र धन बन जाता है यहाँ पे। तो देखिए वो कह रहा है कोई धनराशि 20 वर्षों में स्वयं का, मतलब किसका? ठीक है, देखिए
स्वयं मतलब ये मूलधन का कितना 6 गुना हो जाती है। तो 6 गुना 10 गुना 50 गुना निकालने के लिए मैं एन गुना कर देता हूँ। कितने गुना हो जाती है? एन इंटू पी गुना हो जाती है। ठीक है, एन इंटू पी गुना हो जाती है। तो देखिए क्या है, देखिए तो मिश्र धन, तो जो देखिए जो मिश्र धन बनता है तो वो क्या है, ब्याज को जोड़कर बनता है। तो देखिए एन गुना है 50 गुना कई गुना है, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए तो पी को इस साइड ले आए हम, एन पी माइनस पी बराबर, देखिए ये हो जाए पी आर टी, ये यहाँ पे ब्याज का सूत्र रख दिए बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से पी कॉमन आ जाएगा, तो देखो पी कॉमन ले लिया तो एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा पी आर टी बटे 100 है। सो पी से पी कट जाएगा, मतलब जब गुना वाला क्वेश्चन आएगा तो वहाँ प्रिंसिपल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मूलधन की। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे क्या दर निकालना है, तो आर का मान निकालना है। तो आर देखो 100 इस साइड हो जाएगा, तो देखिए एन माइनस 1 इंटू 100 बटे नीचे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपना ऐसे निकालते हैं। ठीक है, इसको याद भी रख सकते हैं, नहीं है तो ये मेथड है निकालने का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब दर पूछे तो यहाँ पर टाइम नीचे आ जाएगा, टाइम पूछेगा तो दर नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए मान रख दो इसमें कितने गुना है, एन का मान क्या है 6 है ना। तो देखिए मान रख दो इसमें, आर बराबर हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू 100 बटे क्या टाइम क्या है 20 वर्ष है। ठीक है, ये हो जाएगा तो 5 बटे 20 इंटू 100। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, 4 का इसमें भाग दे देंगे तो यहाँ पे 50 और 25% आ जाएगा। ठीक है, दर कितनी आ जाएगी, 25% आ जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे भी प्रॉफिट लॉस से कोई धनराशि 5 वर्षों में अपने धन का 5 गुना हो जाती है, तो उसी धनराशि को 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब देखिए इसी फॉर्मूला से देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया, टाइम दिया है और गुना दिया है। तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, टी बराबर एन माइनस 1 इंटू 100 बटे आर। ठीक है, देखो टी को इधर लाया और आर को नीचे ले गया। अब देखिए संबंध दे दिया है क्या में, सिर्फ काय में दिया है, यहाँ पे का मान दिया है, टी का दिया है और एन का दिया है। तो देखो इस प्रकार लिख लेंगे हम, टी समानुपाती एन 1 माइनस 1। ठीक है, टी समानुपाती एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, समानुपाती खोलेंगे तो T1/T2 हो जाएगा और ये हो जाएगा N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। तो देखो पहले T1 का मान दिया है 5 और T2 का हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कितने वर्षों में बराबर, देखिए N1 माइनस 1 है तो कितना पहला कितना है 5 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 माइनस 1 हो जाएगा और 9 दूसरा है 9 माइनस 1 हो जाएगा। तो देखिए 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे ये हो जाएगा, देखो T1 का मान कितना है, T1 का मान है यहाँ पे देखिए T1 का मान है 5 बटे T2 बराबर 1 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए T2 का जब मान निकालेंगे तो यहाँ पे जो T2 बराबर हो जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष हो जाएगा, तो T2 हमारा 10 वर्ष हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। तो दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 16 है तथा उनका गुणनफल 64 है, तब उनका लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसका देखिए इसमें दो संख्या है, मान लीजिए x इंटू वाई है। ठीक है, दो संख्या है, ये फॉर्मूला होता है x इंटू वाई LCM इंटू SCF। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। तो दो संख्याओं का गुणन, ठीक है, तो दो संख्या उनका गुणनफल कितना है, दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है यहाँ पे, तो देखिए दो संख्या का गुणनफल दिया है 6400, इन दोनों का गुणनफल 6400 दिया है। देखिए महत्तम समवर्तक की वैल्यू कितनी दी है, SCF की वैल्यू दी है यहाँ पर 16। ठीक है, तो LCM ज्ञात करना है, LCM ठीक है इंटू ये 16 हो जाएगा। 16 का देखो 64 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा LCM बराबर हो जाएगा 6400 बटे 16, 16 चौको 64 हो जाएगा, तो 400 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का है, 999 सही 98 बटे 99 गुणा 99। तो देखो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए इसको देखिए अगर ये एक सही
1/2 है तो इसको ऐसे ऐसे लिखते हैं हम, देखो 1 + 1/2 लिख सकते हैं। अगर 3 सही 5/2 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 + 5/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं। देखिए 99 है ना, 999 + 98/99। ठीक है, और देखिए ये गुणा में लगा, सो गुणा में बाहर लिख दिया हमने। ठीक है, इसको इस प्रकार लिख दिया। अब देखिए 999 को ऐसे नहीं लिख सकते, 1000 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं। 999 प्लस कितना है, 98/99। ठीक है, वो 999 है ये। अब देखिए गुणा कर दो इस 99 का इसमें, 1000 में गुणा करेंगे तो ये 99,000 हो जाएगा, -1 में करेंगे तो 99 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, 98, ये पूरे के बटे में आ जाएगा 99। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 99। तो देखिए 99 से 99 कट जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, देखिए 99,000 में से, ठीक है, -99 से 98 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, बचेगा कि नहीं। तो 98,000 कितना आ जाएगा, 1 चला जाएगा, तो 98,999 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 98,999। ठीक है, मैं दिस धारा के लिए कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, बताना है। देखिए तो देखिए इसमें धारा की दिशा नहीं बदलती है, सही है। जो दिस धारा का जो डायग्राम बनता है ना, इसमें देखिए इस प्रकार का रहता है। ठीक है, ये इसकी धारा की दिशा नहीं बदलती है, सिर्फ इसमें कांस्टेंट टाइप मतलब ऐसी जाती है। प्रत्यावर्ती में धारा की दिशा क्या है, बढ़ती है, घटती है, इस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा की दिशा बदलती रहती है, तो ये सही है। इसमें आवृत्ति शून्य रहती है, जब धारा की दिशा ही नहीं बदलती है तो कांस्टेंट रहता है, तो इसमें आवृत्ति क्या रहती है, 0 रहती है, ये भी सही है। दिस धारा प्रत्यावर्ती धारा से खतरनाक रहती है, बिल्कुल सही है। देखिए तो दिस धारा क्यों खतरनाक रहती है, क्योंकि देखिए इसमें बिल्कुल मतलब एक साथ मतलब एक जैसा करंट बहता है, ना तो कम होता है ना ज़्यादा रहता है। इसमें क्या रहता है, कभी करंट ज़्यादा रहता है, कभी कम रहता है, तो वोल्टेज कम ज़्यादा होता रहता है। तो इसमें क्या है, जब करंट लगता है किसी को तो इसमें छूटने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इससे बच सकते हैं, किससे, प्रत्यावर्ती धारा से। लेकिन जिस धारा से हम बिल्कुल नहीं बच सकते। जैसे घर में अगर इन्वर्टर वगैरह है, तो इन्वर्टर वगैरह का करंट है ना, बहुत बहुत बेकार रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा करंट लगता है। ठीक है, ये बहुत खतरनाक रहता है इन्वर्टर वगैरह का करंट। ठीक है, तो इस प्रकार से जी, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। जिस धारा के बारे में सभी सही हैं ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 1 नवंबर को किसका स्थापना दिवस होता है। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको आपको पूरा मुझे कमेंट में लिख कर बताना है कि 1 नवंबर को किस किस का स्थापना दिवस होता है, तो इसका सभी का बताना है आपके लिए। ठीक है, तो देखिए हमने 4th मॉक टेस्ट डिस्कस कर लिया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने और पिछले मॉक टेस्ट नहीं देखे उनको भी देख लें, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और डेली करंट अफेयर का वीडियो भी देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।